नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के लेक्चर नंबर 7 के अंदर। ठीक है ना। मेरा नाम है तनुज बंसल। तो आज जो हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में, पहले तो वो देख लेते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड से हम स्टार्टिंग करेंगे आज के लेक्चर की, और फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि किस किस तरीके के होते हैं, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई, फटाफट 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 शुरुआत कर लेते हैं। तो कल टीचर्स डे था, उम्मीद है कि आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा अच्छे से, ठीक है ना, पूरा मजे से। जो लोग भी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं, किसी में भी तो अपने टीचर्स के साथ या स्कूल में अपने टीचर्स के साथ ज़रूर सेलिब्रेट किया होगा। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो है ना, मज़ा भी आता है ऑब्वियसली सेलिब्रेट करके, और करना भी चाहिए क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगता है। और आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस मैंने पढ़े, तो ऑब्वियसली उनको पढ़ के मेरे को भी और अच्छा लगा यार। और मतलब जब मैसेजेस आते हैं, इतनी सारी विशेज़ आती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है और आप लोगों के लिए और बेहतर करने का मन करता है कि नहीं यार, मुझे लगता है कि नहीं यार, इनके लिए और मेहनत करनी चाहिए यार, और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले तो भैया हम करेंगे रिवाइज। ठीक है ना। रिवाइज क्या करेंगे? जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था भाई, वो देख लेते हैं एक बार। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अगर हमें 2 डायमेंशन में लगाना है, ठीक है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अगर मुझे 2 डायमेंशन में लगाना है तो बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वेक्टर एडिशन करना है। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि मान लो ये पॉइंट चार्ज हमने ले लिया, एक चार्ज हमारे पास यहाँ पे है, एक चार्ज हमारे पास यहाँ पे है, तो इनके बीच में हम फोर्स कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे भाई? ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है ना। प्लस क्यू पे मान लो हमें फोर्स निकालना है, इन दोनों के बीच ये भी यहां पे भी रिपल्शन होगा। तो मैंने बोला था कि इसको भी एफ बोल दो, इसको भी एफ बोल दो, फिर हमने इनका रिजल्टेंट वगैरह निकाला था। आप लोगों को कैलकुलेशन याद होगी, है ना। ये तो हमने 2D में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के इसको सीखा था कि भाई 2 डायमेंशन में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम किस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसको लगाना सीखा था। फिर हमने कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में किया था। वेक्टर फॉर्म में जब हमने कूलम लॉ को किया था तो हमने बोला था कि भाई k q1 q2 बाई आर स्क्वायर तो लिखते ही हो, साथ में आपको r यूनिट वेक्टर भी लिखना चाहिए, ठीक है ना, r यूनिट वेक्टर भी लिखना चाहिए। तो इस r यूनिट वेक्टर को r वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, r वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। तो ये क्या बनेगा? k q1 q2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और साथ में क्या बनेगा? आर वेक्टर। साथ में क्या बन जाएगा? आर वेक्टर बन जाएगा। तो के Q1 Q2 बाय आर क्यूब, और साथ में बनेगा क्या? आर वेक्टर। तो यानी कि ये याद रखना है कि जब हम वेक्टर यहां पे साथ में लगा रहे हैं तो नीचे आर क्यूब लगाना है वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को लिखते हुए, जो कि मेन बात थी वहां पे ध्यान रखने वाली। उसके बाद हमने पेंडुलम का डिस्कशन किया था, ठीक है ना। आपको याद होगा पेंडुलम वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था भाई हमने, कि अगर पेंडुलम का जो पोर्शन हमारे पास आ जाए कि भैया इस तरफ टेंशन, इस तरफ mg, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो मान लो कि भाई इधर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, इस पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, इधर मास लगा, है ना, ग्रेविटी लगी m2g, इधर हमारे पास क्या लगा था? m1g। इस टेंशन को क्या बोला था? T1। इस टेंशन को क्या बोला था? T2। इस एंगल को बोला था हमने θ1, और इस एंगल को हमने बोला था θ2, ठीक है ना। इससे हमने रिजल्ट निकाला था tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई बाय m1g, ये tan θ1 था, और tan θ2 एफ ई बाय m2g, एफ ई बाय m2g, और tan θ1 बाय tan θ2 का रेशो, tan θ1 बाय tan θ2 का रेशो जो होगा वो m2 बाय m1 होगा, ठीक है ना। फिर मैंने आपको इसमें बताया था कि अगर m1 m2 बराबर हैं, अगर m1 m2 बराबर हैं तो θ1 और θ2 भी बराबर होंगे।
एंड टेंशंस भी बराबर होंगी, है ना, टेंशंस भी दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। T1 और T2 टेंशन भी क्या मिलेगी भैया, आपको बराबर मिलेगी। ठीक है जी, तो दैट शुड बी वेरी 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 क्रिस्टल क्लियर टू यू। अच्छा जी, अब सर ये तो हमने कर लिया था, उसके बाद सर आपने एक सवाल दिया था जो कि पेंडुलम के ऊपर ही बेस्ड था, सर हम वो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, वो हम अब यहां पे करने वाले हैं। जिन लोगों ने कर लिया आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो उस अब होमवर्क क्वेश्चन को हम करने वाले हैं क्या, डिस्कस। चलो देखो इधर डिस्कस कर लेते हैं। टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग द चार्ज Q are suspended by insulating threads of length L from a hook. This arrangement is taken in space where there is no gravitational effect. Then the angle between two suspensions and the tension in each string will be. ध्यान से सुनिएगा भाई, वही दो स्मॉल स्फीयर्स हैं, each having charge Q are suspended by insulating threads of length L from a hook. दो चार्जेस को इंसुलेटिंग थ्रेड से सस्पेंड किया गया है, थ्रेड की लेंथ L है, ठीक है ना, थ्रेड की लेंथ L है, थ्रेड की लेंथ L है, फ्रॉम अ हुक, हुक ये हो गई, ऐसा मान लो ये हुक हो गई, ठीक है ना। दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन अ स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, ग्रेविटी कंसीडर नहीं करनी, मतलब ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स हमने लिया था ना, ये नहीं लेना। मैंने उस टाइम आपको बोला भी था, मैंने क्या बोला था आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से ये चार्जेस क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। भाई दोनों का साइन सेम है तो ये चार्जेस क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये चार्जेस नीचे आ रहे हैं, ये नीचे आना चाहते हैं, ये देखो ग्रेविटी ने नीचे खींच रही है, ये देखो मेरे हाथों की तरफ देखो, ग्रेविटी ने नीचे खींच रही है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से ये क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, खुल रहे हैं। तो अच्छा, अब हमारे वाले क्वेश्चन में इधर देखो, हमारे वाले क्वेश्चन में क्या ग्रेविटी प्रेजेंट है, नहीं, ग्रेविटी प्रेजेंट ही नहीं है, ग्रेविटी जीरो है, ठीक है ना, ग्रेविटी जीरो है, कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है। देन द एंगल बिटवीन द टू सस्पेंशंस एंड टेंशन इन ईच वायर विल बी, एक तो एंगल बताना है कि इनके बीच में ये एंगल अब कितना होगा, ठीक है ना, ये एंगल अब कितना होगा, और आपको बताना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, ठीक है ना, ये वैल्यू भी अब हमें यहां पे पता करनी है कि इस स्ट्रिंग में क्या टेंशन हमें मिलने वाली है या क्या टेंशन अवेलेबल है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पे सिंपल सी बात है, ग्रेविटी है नहीं, यानी कि नीचे लाने वाला कोई फोर्स नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है ना, नीचे लाने वाला कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ रिपेल करने वाले फोर्सेस हैं। तो रिपेल ज्यादा से ज्यादा होके क्या होगा, ऐसे रिपेल हो जाएंगे, ये देखो दूर दूर चले जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे भाई, ऐसे हो जाएंगे, देखो ध्यान से, ऐसे थे, रिपेल होके ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटी अब इन्हें बचाने के लिए नहीं है, ठीक है ना, ग्रेविटी अब इन्हें बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो भैया ये जाके इस छत को थोड़ा लंबा बना देते हैं, ये समझाने के लिए आपको यहां पे दिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये देखिएगा यहां पे चार्जेस और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री, दिख रहा है आपको कि कितना एंगल है इनके बीच में, 180 डिग्री, फैल गया ऐसे, ठीक है ना, एंगल 180 डिग्री है बेटा, ये नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 190 डिग्री है। हाँ, टेंशन अब हमें निकालनी पड़ेगी, टेंशन अब हमें निकालनी पड़ेगी, ये कार्य अब हमें संपन्न करना पड़ेगा। तो इस कार्य को संपन्न करने के लिए अब फ्री बॉडी डायग्राम देखो, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या दिखाते हैं भाई, फोर्सेस दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, फोर्सेस दिखाते हैं। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से एक दूसरे को ये रिपेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। और टेंशन इनकी तरफ अंदर की तरफ लग रही है ऐसे, ये देखो टी, और इधर भी टेंशन लगेगी टी, लगेगी, स्ट्रिंग में क्या होगी, टेंशन होगी दोनों जगह पे। चाहे इस चार्ज को देख लो, कलर कैसे 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 कलर है यार ये,
क्या हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा कलर लेते हैं यार। हाँ चलो, अब क्या है इसमें देखो, कोई भी चार्ज को आप देख लो, कोई भी चार्ज को, इसको देख लो या इसको देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टेंशन यहां पे बैलेंस हो रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टेंशन यहां पे क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। ज्यादा डार्क हो गया ये, छोड़ो यार छोड़ो, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टेंशन यहां पे क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड टेंशन आर बीइंग बैलेंस्ड, और यहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टेंशन क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। तो टेंशन इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच क्या होगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के दोनों Q हैं बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना, बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो दोनों की लेंथ L है, दोनों की लेंथ L है, ठीक है ना, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 2L, डिस्टेंस कितना हो गया 2L का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय 2L का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय 2L का होल स्क्वायर। ये रहा आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। देख लो ध्यान से भाई, सीधी सी बात है, यहां पे ग्रेविटी है नहीं, ग्रेविटी है नहीं तो ये दूर दूर पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे तो कितने डिग्री पे पहुंच गए, 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे पहुंचने के बाद इनकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सिर्फ टेंशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो बाहर की तरफ लगेंगे, दोनों टेंशन कहां लगेंगी, अंदर की तरफ लगेंगी। किसी भी एक चार्ज को ले लो, इसको ले लो चाहे इसको ले लो, ठीक है ना, टेंशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई चिंता वाली बात है नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पे जो डिस्टेंसेस हैं, यहां पे जो डिस्टेंसेस हैं वो आपको दिख ही रहे होंगे, ठीक है ना, दिख रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे जो डिस्टेंसेस हैं आपको दिखने चाहिए, L और L, तो पूरा डिस्टेंस क्या हो गया 2L हो गया भाई, पूरा डिस्टेंस क्या हो गया 2L हो गया। तो के Q स्क्वायर बाय 2L का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर, बहुत अच्छे। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होमवर्क वाला क्वेश्चन आसान ही था, बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। हम इसको ऐसी जगह पे ले गए हैं जहां पे ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो चुका है, ग्रेविटी कंसीडर ही नहीं कर रहे। तो अगर ग्रेविटी कंसीडर ही नहीं कर रहे तो फिर ये बन गया क्या, सिंपल सवाल, ठीक है ना, जिसको हमने यहां पे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया है भाई। अब आ जाओ आगे, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये क्या है, डेफिनेशन क्या, रुको अभी, अभी तो हम इसको समझेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो ये डेफिनेशन अभी नहीं समझ में आएगी आपको, अभी कैसे आ जाएगी, सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिंपल तौर पे हमें चीजों को समझना है, ठीक है ना, बड़े सिंपल तरीके से। देखो यार, जैसे मान लो कि जंगल में एक शेर है, ऑब्वियसली शेर है, तो उस जंगल के आसपास का जो एरिया होगा उस पे उस शेर का प्रभाव बहुत होगा। मतलब मैं यहां पे खड़ा हूं, सपोज करो मैं शेर हूं, ठीक है ना, मैं शेर हूं, मान लो ऐसा, नहीं भी लग रहा तो भी मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मान तो सकते ही हो ना, हाँ ठीक है ना। तो जो कोई भी यहां पे शेर है, ठीक है ना, उसके आसपास जो भी फटकेगा तो वो शेर से डरेगा भाई, ठीक है ना। उसके आसपास के जो एरिया में होगा, शेर के इलाके में जो होगा, तो जो शेर के जंगल में आएगा वो उससे डरेगा कि भाई शेर हमें खा जाएगा, है ना। तो उस पूरे एरिया में उसका प्रभाव होता है, पूरे एरिया में उसका क्या होता है, प्रभाव होता है, यानी कि उसकी फील्ड होती है, उसका इलाका होता है। मतलब फील्ड मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, प्रभाव, प्रभाव है ना, कि उसका प्रभाव क्या है। तो उस शेर का खौफ है भाई, खौफ समझ सकते हो। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसका खौफ होता है, शेर का खौफ नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खौफ होता है चार्ज का।
यानी कि कोई एक चार्ज यहां पे पड़ा हुआ है, तो चार्ज के आसपास के इलाके में, आसपास के रीजन में उस चार्ज का इफेक्ट होगा कि भैया इस चार्ज के पास मत जाना, ये फोर्स लगा देगा। शेर से डरते हो कि भाई शेर के पास मत जाना, शेर फील्ड लगा देगा, मतलब शेर खा जाएगा, है ना, शेर का खौफ होता है। वैसे ही चार्ज का भी खौफ होता है कि चार्ज के पास मत जाना, चार्ज फोर्स लगा देगा। समझ पा रहे? तो ये चार्ज के आसपास का खौफ, उसका जो प्रभाव बता रहा है, वही हम इस जगह पे डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का खौफ। ठीक है ना, चार्ज का खौफ, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, चार्ज का खौफ। ये चार्ज का खौफ है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? चार्ज का खौफ बोलते हैं। आइए अब इसको समझते हैं कि क्या कहानी है। ठीक है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। मान लीजिए आपके पास यहां पे एक चार्ज है जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं कि इसकी औकात क्या है या इसका प्रभाव क्या है। इस चार्ज की औकात या इस चार्ज का प्रभाव हम देखना चाहते हैं। तो इस चार्ज का प्रभाव देखने के लिए मैं इसके पास कुछ दूरी पे एक दूसरा चार्ज लेके आता हूं। ध्यान से सुनो ना, चार्ज का खौफ या चार्ज का प्रभाव देखने के लिए मैं इस चार्ज के पास एक दूसरा चार्ज लेके आता हूं। कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। ये चार्ज है, इसको बोलते हैं, जिसका प्रभाव आपको देखना है, उस चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। और जिस पे आपको प्रभाव देखना होता है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे क्या लगेगा? बोलो बोलो बोलो, क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा भाई, फोर्स लगेगा। इस चार्ज की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा। क्लियर है ये बात? बिल्कुल भाई, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से इस पे इफेक्ट पड़ रहा है। किसकी वजह से? इसकी वजह से पड़ रहा है ना, इसकी वजह से। कौन लगा रहा है फोर्स? ये लगा रहा है। किस पे? इस पे। ये कौन है? सोर्स है। ये कौन है? टेस्ट है। जिसकी वजह से प्रभाव देख रहे हैं उसको सोर्स बोलते हैं, जिस पे प्रभाव देख रहे हैं उसको टेस्ट बोलते हैं। क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। इसके ऊपर लगने वाला फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? प्रभाव है। किसका? चार्ज का। तो मैं यहां पे लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई वेक्टर से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू। चार्ज किसका? स्मॉल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव लिया गया है यहां पे। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव, ये बाय डेफिनेशन है। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। किसकी? चार्ज स्मॉल क्यू की। ठीक है ना, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं? चार्ज स्मॉल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमारे पास हो गया। अब अभी रुको, अभी यहां पे मैंने खाली स्पेस छोड़ी है, यहां पे मैं कुछ लिखूंगा। ठीक है ना, सुनिएगा। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज,
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई? इसकी। इसका खौफ देखना है हमें भाई। इसके खौफ की वजह से इस पे क्या लग रहा है? फोर्स। वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को ही इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। और यहां पे लिखा जाता है साथ में LIM लिखा है मैंने, और उसके पैर में Q0 टेंडिंग टू जीरो। इसको कैसे बोलते हैं? लिमिट। LIM मतलब लिमिट, Q0 टेंडिंग टू जीरो। Q0 टेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना। लिमिट Q0 टेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना। लिमिट Q0 टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब यह हुआ है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इसका मतलब यह हुआ है कि भैया ये क्यों लिखना पड़ा हमें? ये इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि इस चार्ज की वजह से, ठीक है ना, इस चार्ज का इफेक्ट हमें नलीफाई करना है, या इस चार्ज के इफेक्ट को हमें कम रखना है। ऐसा ना हो कि भाई अब हमें इफेक्ट किसका मेजर करना है? इसका मेजर करना है, सोर्स चार्ज का। किस पे मेजर करना है? टेस्ट चार्ज पे। मान लो टेस्ट चार्ज बहुत बड़ा हो गया, मान लो टेस्ट चार्ज बहुत बड़ा हो गया, तो उसकी वजह से इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो ये अपनी जगह से हिल जाएगा। भाई अपनी जगह से हिल सकता है ना, तो फिर सारे डिस्टेंस वगैरह चेंज हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? तो इसीलिए टेस्ट चार्ज को छोटे से छोटा रखा जाता है, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज को छोटे से छोटा रखा जाता है। ये इसलिए रखा जाता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, टेस्ट चार्ज is kept so small because, या फिर ऐसे कहें so small या very small, ऐसे कहते हैं, kept very small so that it cannot affect Q, यानी कि सोर्स चार्ज, यानी कि सोर्स चार्ज। मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को क्रिस्टल क्लियर वे में समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं किसका इफेक्ट देखना चाह रहा हूं? इसका, ठीक है ना। ये कौन हो गया? शेर हो गया जंगल का। कौन है ये? शेर, जंगल का शेर, ठीक है ना। ये कौन है? मैं हूं टेस्ट चार्ज। शेर का खौफ देखने के लिए मैं गया जंगल में, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही इतना ज्यादा खौफ हो जाए कि शेर मेरे को देख के ही डर जाए। समझ पा रहे हो ना? कहीं मेरा ही ऐसा खौफ ना हो जाए कि शेर मेरे को देख के ही डर जाए, अरे ये कौन आ गया भाई, है ना, हमसे भी ज्यादा ताकतवर, हमसे भी बड़ा शेर कौन आ गया इस जंगल में। कहीं ऐसा ना हो जाए, इसीलिए मुझे अपनी ताकत क्या रखनी पड़ेगी? कम रखनी पड़ेगी, है ना, ताकि शेर मेरे से ना डर जाए। क्योंकि इफेक्ट किसका मेजर करना है? मुझे किसका खौफ मेजर करना है? मुझे अपना खौफ थोड़ी मेजर करना है, मुझे खौफ मेजर करना है किसका? शेर का। शेर का खौफ मेजर करना है, इसीलिए मैं अपनी ताकत को क्या रखूंगा? कम रखूंगा। मुझे सोर्स चार्ज की फील्ड चाहिए, इसीलिए मैं टेस्ट चार्ज को बहुत कम रखूंगा। लिमिट Q0 टेंडिंग टू जीरो, मतलब Q0 बहुत छोटा होगा। ये सिर्फ किस लिए लाए हैं? टेस्ट करने के लिए। किस लिए लाए हैं? टेस्ट करने के लिए लाए हैं। जरूरत नहीं है, किस लिए लाए हैं? टेस्ट करने के लिए लाए हैं। समझे भाई? ये चार्ज सिर्फ हम टेस्ट करने के लिए यहां पे लेके आए हैं, ताकि ये स्मॉल क्यू को इफेक्ट ना कर पाए, इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि अगर Q0 ज्यादा हो गया तो इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, वो हमें नहीं देखना है। इसीलिए Q0 हमें यहां पे बहुत छोटा रखना पड़ता है। ये इसकी डेफिनेशन में प्रॉपर लिखा होता है, ठीक है ना। यहां पे फोर्स के ऊपर भी मैं वेक्टर साइन लगा देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सिंपल सी बात,
पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको हम पॉजिटिव ही मान के चलते हैं। किसकी फील्ड है ये, किसकी फील्ड है, इसकी। क्या रख के चेक की गई है, इसको रख के चेक की गई है। किसकी फील्ड है, इसकी है। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है। आई होप अब आपको पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझ में आया होगा, मतलब पूरा तो नहीं, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उतना तो अब आपको जरूर समझ में आ गया होगा। पानी पी लेता हूं भाई। गला काफी सूख रहा है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलें, ओके। ग्राफ एंड फील्ड लाइंस फॉर अ पॉइंट चार्ज। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज, सुनो इधर, कौन सा चार्ज था ये, सोर्स चार्ज। इसके यहां पे ये कौन सा चार्ज था, टेस्ट चार्ज। कितना डिस्टेंस था, r, ठीक है ना। अच्छा, इनके बीच फोर्स कितना होगा, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये फोर्स होगा भाई, ठीक है ना। फोर्स ऐसे लगेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज पे। अच्छा, अब ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स कितना है, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बन गई के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू। ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू। ये स्मॉल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ठीक है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, यहां पे के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अरे काट देता हूं भाई, मैं गुस्सा क्यों कर रहे हो यार। के क्यू बाय आर स्क्वायर किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल क्यू की। किसके ऊपर टेस्ट की गई है, इसके ऊपर, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। क्यू नॉट कट गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, याद रहेगा। हाँ, तो अभी तक आपको क्या याद रखना पड़ रहा है, ठीक है ना, याद ये रखा है हमने, ठीक है ना। एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अगर फोर्स को लिखना हो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में तो क्यू नॉट इंटू ई लिख सकते हैं, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकालना हो तो क्यू नॉट इंटू ई कर सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो फोर्स बाय टेस्ट चार्ज कर सकते हो, और अगर फोर्स निकालना हो तो क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हो आप। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर। किसकी है ये, ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू। कौन सा वाला चार्ज स्मॉल क्यू है, सोर्स चार्ज है। क्या है, सोर्स चार्ज है। क्या ये बात समझ में आई, बोलो मेरे भाई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम याद रखेंगे क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर। किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। याद रखो याद रखो याद रखो, देखो ये तो है बेसिक फॉर्मूला, ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, ये तो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसके लिए,
पॉइंट चार्ज के लिए। ये तो है डेफिनेशन, ये तो है डेफिनेशन, और ये किसके लिए फॉर्मूला है? सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। सिर्फ किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है ना। अलग अलग सिचुएशंस में देखो, डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होती, डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पॉइंट चार्ज के लिए यह फॉर्मूला है। 2 पॉइंट चार्जेस आएंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 3 पॉइंट चार्जेस आएंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कुछ और सिचुएशन आएगी तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा? डेफिनेशन। डेफिनेशन कभी भी चेंज नहीं होगी, रत्ती भर भी चेंज नहीं होगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। इस बात का आपको बेहद ख्याल रखना है। चलो भाई, अब ग्राफ। सर इसका ग्राफ, इसका ग्राफ सुनो। Q चार्ज से R डिस्टेंस की दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यहां पे अभी देखा, Q चार्ज से R डिस्टेंस की दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? KQ बाय R स्क्वायर। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? KQ बाय R स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? R स्क्वायर के। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके? R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू R, R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है भाई, ऐसे बनेगा ग्राफ। इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। ध्यान देना, डिस्टेंस कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये बात आपको पूरे इत्मीनान से समझनी है, ठीक है ना। ग्राफ समझ गए कैसे बना है, ठीक है ना। अरे R की वैल्यू 0 पुट करो, ठीक है ना, 0 पुट करो, करो एक बार करो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इनफिनाइट। कितनी है? इनफिनाइट। तो ये इन्फिनिटी कभी आएगा थोड़ी, इन्फिनिटी कभी आएगा थोड़ी, ऐसे बढ़ाते रहो जितना मर्जी ऊपर बढ़ाते रहो। और R की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो, ठीक है ना। इन्फिनिटी बहुत ज्यादा वैल्यू पुट कर दो, नीचे नीचे बहुत ज्यादा हो गया डिनोमिनेटर, तो ये क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी? 0। समझ पा रहे हो, ठीक है ना। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। अच्छा, उसके बाद लिखा है फील्ड लाइंस फॉर अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कैसी होंगी भाई? फील्ड लाइंस का भी सुन लो, फिर उसको क्यों छोड़ना है भाई? फील्ड लाइंस का भी सुन लो। अब फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगी? अगर तो पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है ना, और मान लो यहां पे हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। 2 केसेस ले रहा हूं मैं, लिख देता हूं यहां पे। पहला केस पॉजिटिव सोर्स चार्ज, पॉजिटिव सोर्स चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव सोर्स चार्ज। यहां पे पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, ठीक है ना। और टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसके ऊपर वेक्टर, इसके ऊपर वेक्टर। तो जो डायरेक्शन टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी, क्या वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी? टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। एक बात बताओ भाई, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी क्या वही इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी? इस पॉइंट पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या इसी डायरेक्शन में होगी? बिल्कुल होगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी भाई। अगर मान लो यही सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज यहां पे रख दें तो फोर्स ऐसे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी। समझ पा रहे हो? यही टेस्ट चार्ज को यहां पे रख दो तो फोर्स ऐसे हो जाएगा, फील्ड भी ऐसे ही हो जाएगी टेस्ट चार्ज को, ठीक है ना। फोर्स ऐसे हो जाएगा, फील्ड भी ऐसे ही हो जाएगी। सिमिलरली कहीं पे भी रख दो, ठीक है ना, यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, ऐसे यहां पे रख दो तो ऐसे रिपेल करेंगे, यहां पे भी रिपेल करेंगे, यहां पे भी रिपेल करेंगे। समझ पा रहे हो? ऐसे फैल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो रही है? फैल रही है। क्या हो रही है? फैल रही है, ठीक है ना। इस बात का ख्याल रखें कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फैल रही है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं अगले पेज पे, ठीक है ना। फिलहाल इसको आप निहारो, अच्छे से नोट करो, और फिर मैं आपको अगले पेज पे इस चीज को दोबारा समझा देता हूं। मैं ये कह रहा हूं जो पहला केस है वो पॉजिटिव सोर्स चार्ज का केस है। पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगी वो हमेशा ऐसे बाहर की तरफ आएगी। ऐसे बना देते हैं क्योंकि फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लग रहा है। देखो फोर्स ऐसे बाहर 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 ऐसे फैल रहा है, फैल रहा है, ठीक है ना। जैसे बल्ब होता है ना, आप ऐसा समझो कि बल्ब है, उस बल्ब की रोशनी चारों तरफ फैल रही है 3D में, वैसे ही इस चार्ज की फील्ड है। तो इस चार्ज की फील्ड लाइंस अगर आपको सही मायने में दिखानी है तो आप चारों तरफ दिखा सकते हो, चारों तरफ आप इसकी फील्ड लाइंस को दिखा सकते हो। ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, है ना। चारों तरफ आप इसकी फील्ड लाइंस को शो कर सकते हो, ऑल ओवर, ठीक है ना। फील्ड लाइंस को इसकी चारों तरफ शो कर सकते हो। वहीं पे अगर ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, ये चार्ज नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, बीच वाला जो मेन सोर्स चार्ज है अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये इधर वाले टेस्ट चार्ज को रिपेल नहीं करेगा, क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। ये तो पॉजिटिव ही रखना है, ये तो पॉजिटिव ही रखना है। अब ये इसको रिपेल नहीं करेगा, क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इसकी फील्ड लाइन इधर होगी भैया, इसकी फील्ड लाइन इधर होगी। बाहर सेलिब्रेशन चल रहा है, मतलब सेलिब्रेशन होने वाला है, अभी नहीं चल रहा है, टीचर्स डे का सेलिब्रेशन। मैं ये लेक्चर टीचर्स डे के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके पास अगले दिन आ रहा है, और बाहर मेरे को पता चल रहा है कि गुब्बारे फूटने की आवाज आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, समझ पा रहे हो? इस तरीके से ये देखो, यहां पे हमेशा ये अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ होगी। इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड्स। इसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड्स है, बाहर की तरफ फैल रही है। इसको बोल सकते हैं अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। क्या है? अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर है, ऐसे फैल रही है। क्या हो रही है? फैल रही है। इसमें क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स, या फिर इसको बोलेंगे टूवर्ड्स दी चार्ज। क्या बोलेंगे? टूवर्ड्स दी चार्ज, ये चार्ज की तरफ है, ठीक है ना, ये चार्ज की तरफ है, ठीक है ना। रेडियली आउटवर्ड्स,
रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है ना। आउटवर्ड्स मतलब ऐसे पूरे स्फीयर में, है ना, स्फीयर हो गया, ठीक है ना, चारों तरफ। ये बनाना मतलब मेरे लिए थोड़ा सा बनाना मुश्किल है 3D में, ऑब्वियसली स्फीयर बनाना मुश्किल है यहाँ पे, है ना। तो आप ये समझो कि बल्ब है, एक बल्ब की रोशनी जैसे कमरे में चारों तरफ फैल गई, है ना, ऐसे पूरे स्फीयर में फैल गई। तो ये इसीलिए वहीं से वर्ड आता है रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियस, रेडियस के अलॉन्ग। ये रेडियस हो गया ना, ये देखो ये रेडियस हो गया ना, क्या ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स। इसमें अगर आप स्फीयर बनाओगे तो आप इसको बोलोगे कि क्या रेडियस के लॉन्ग अंदर की तरफ आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं, उस पॉइंट चार्ज की तरफ है, तो टूवर्ड्स द चार्ज। इसमें क्या है, अवे फ्रॉम द चार्ज, रेडियली आउटवर्ड्स, और इसमें रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है ना। इस बात का ख्याल रखेंगे जो मैं आपको यहां पे चीजें समझा रहा हूं। एक बार हम समराइज कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी हमने कुछ पढ़ा है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी तो उसकी बेसिक डेफिनेशन, क्यू नॉट कम क्यों रखा जाता है वो भी बताया मैंने, ठीक है ना। फिर उसके बाद पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस के हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये फील्ड अवे होती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए ये फील्ड अंदर की तरफ होती है। क्या ये बस सारी बातें क्लियर हुई? ध्यान से इनको अपने दिमाग में बिठा लो कि हाँ ये ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है ना। चलो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ध्यान ये रखना बस कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे होगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड उस चार्ज की तरफ होगी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से उस तरफ होगी। समझे? बहुत अच्छे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो चार्जेस हमने यहां पे रखे हुए हैं, Q और Q, ठीक है ना। तो बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में, यहां पे देखो, बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे देखो भैया, मान लो ये डिस्टेंस r है, बिल्कुल बीच वाले डिस्टेंस पे देखो, r/2 r/2, ठीक है ना। बिल्कुल बीच वाले डिस्टेंस पे देखो, इसकी वजह से फील्ड होगी और इसकी वजह से भी फील्ड होगी, दोनों पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है, इन दोनों चार्जेस की वजह से मिला के मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पे, है ना। इन दोनों चार्जेस की वजह से मिला के मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है P पॉइंट पे, ठीक है ना। वन की वजह से, वन की वजह से जो फील्ड होगी वो क्या होगी, अवे होगी, ठीक है ना, अवे होगी, ऐसे होगी, ठीक है। इसको E1 बोल देते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड अवे, दूर, टू से दूर, टू से दूर, ऐसे होगी, मानते हो? ऐसे, 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 ऐसे। वन की वजह से फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाय r/2 का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, r/2, आधा है ना, डिस्टेंस कितना है, आधा है। टू की वजह से फील्ड के क्यू बाय r/2 का स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज का, अभी बताया था। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो यहां पे के क्यू बाय r/2 का स्क्वायर। क्या दोनों बराबर हैं? क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0 एट पॉइंट P। इस एग्जांपल में पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, 0 आ रही है भाई,
ठीक है ना। इस एग्जांपल में पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या देखने को मिल रही है, 0 देखने को मिल रही है। बड़ी आसान है यार, ये चीज बतानी बड़ी आसान है। इधर से इधर से, ठीक है ना, दोनों क्या कर दिए बराबर, दोनों कर दिए बराबर, दोनों हैं बराबर, तो नेट क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा अब सुनो, ये तो दोनों चार्ज बराबर थे, इसलिए फील्ड बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अभी मैं आपको पिछला रिमाइंड करवाने जा रहा हूं, पिछला रिमाइंड करवाने जा रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पे। हाँ याद आ रहा कुछ, मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद होगा क्यू एन क्यू, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस एक्स, यहां पे छोटा चार्ज एक रख दिया, ठीक है ना, एफ नेट इज इक्वल्स टू 0 ऑन क्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू आर बाय अंडर रूट एन प्लस 1, आर बाय अंडर रूट एन प्लस 1, याद आ रहा है, आर बाय अंडर रूट एन प्लस 1। यहां पे फोर्स 0 होता था, फोर्स कैंसल हो जाते थे, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिल्कुल वैसे ही चलेगी बेटा, ठीक है ना। अब यहां पे इक्वल चार्जेस हैं, ठीक है ना, हमारे वाले एग्जांपल में इक्वल चार्जेस थे, ठीक है ना, इक्वल चार्जेस थे, तो x की वैल्यू कितनी होगी, r बाय अंडर रूट एन कितना हो जाएगा, q बाय क्यू यानी कि कितना 1, तो r बाय अंडर रूट 1 प्लस 1 कितना हो गया, r बाय 2। बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स 0 आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जैसा कि आपको इस एग्जांपल में देखने को मिला है। मैंने तो आपको करके दिखा दिया, मैंने तो बिना फॉर्मूले के आपको करके दिखा दिया कि भाई अब बिल्कुल बीच में पॉइंट ले लो, r बाय 2 r बाय 2, इसकी फील्ड भी उतनी है, इसकी फील्ड भी उतनी है, दोनों चार्ज बराबर हैं, दोनों के डिस्टेंस भी बराबर है, दोनों की फील्ड भी बराबर है, नेट फील्ड क्या हो गई 0, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हो गई, कट गई है, ठीक है ना। यही चीज मैं आपको यहां पे सिखाने जा रहा था। अच्छा अब एक बड़ा एक छोटा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, अगर एक बड़ा एक छोटा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल फाइंड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0, मुझे ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे 0 है, ठीक है ना। आपको एग्जांपल दे दिया कि इधर Q है, इधर है 9Q, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है R, तो आपको वो पॉइंट पता करना है, आपको वो पॉइंट पता करना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, छोटे वाले चार्ज के पास होगी, ये बात क्लियर है, छोटे वाले चार्ज के पास होगी, वो बात क्लियर है। इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, 1 की वजह से फील्ड इस तरफ आएगी अवे अवे, 2 की वजह से फील्ड इस तरफ आएगी अवे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू आर बाय अंडर रूट एन प्लस 1, x ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, अंडर रूट एन, एन क्या होगा, दोनों का रेशो 9, क्या आएगा रेशो 9, तो r बाय अंडर रूट 9 प्लस 1, तो r बाय 4, r बाय 4, ठीक है जी, r बाय 4, तो ये r बाय 4 डिस्टेंस पे होगा भाई, r बाय 4 डिस्टेंस पे यहां से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 एट डिस्टेंस r by 4 from कैपिटल Q बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में कैपिटल Q से r by 4 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस यही तरीका लगाओ भैया। अरे सुनो मेरी बात, जब हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पे यहां पे एक अलग चार्ज रखते होते थे, फिर हम कहते थे यहां पे फोर्स 0 है, उसका फॉर्मूला ये है, रखते होते थे ना, बिल्कुल रखते होते थे, और फिर हम बना देते थे कि हाँ यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है। अब बस यहाँ पे कुछ रखना नहीं है, बस फर्क इतना ही है कि यहाँ पे हमें कुछ रखना नहीं है, सीधा बोल देना कि यहाँ पे बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, यहाँ पे Q और 9Q है,
तो भैया r/4 डिस्टेंस पे 0 हो गई। कहां से? यहां से कैपिटल क्यू से, है ना, कैपिटल क्यू से r/4 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? 0 हो गई भाई। ठीक है जी, आपको पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 है। तो यहां पे r/4 डिस्टेंस पे 0 है। ठीक है ना, कहां से? कैपिटल क्यू से। ठीक है ना, यहां पे बस कुछ रखा नहीं हुआ, ये वो पॉइंट है जहां पे फील्ड 0 है। दोनों चार्जेस की मिला के इसकी और इसकी फील्ड आपस में क्या कर रही है? कैंसल कर रही है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इस तरफ, प्लस क्यू की वजह से, ठीक है ना, 9q की वजह से इस तरफ, दोनों की फील्ड कर रही है कैंसल। ये वही फॉर्मूला होगा जो हम फोर्स के लिए लगाते हैं। ठीक है जी, चलो अच्छा, मान लो सिमिलर चार्जेस नहीं है, ठीक है ना, सिमिलर चार्जेस नहीं है। ये देखो, ये पूछा गया, देख लो भाई जरा, चार्जेस 2q एंड -q आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। फिगर मैं बना देता हूं, फिगर मैं बना देता हूं भाई। -q और 2q को फिगर में दिखाया गया है। आपको वो पॉइंट बताना है जहां पे फील्ड 0 है। अच्छा, अब जब सिमिलर चार्जेस नहीं है तो x का फॉर्मूला आपको याद है, √n-1 होता था, और वो बाहर होता था नियर स्मॉलर चार्ज, बीच में नहीं होता था, स्मॉलर चार्ज के पास होता था। याद आ गया? ठीक है ना, वही फोर्स वाला। यहां पे ये पॉइंट मिलेगा हमें कहीं पे, इस पॉइंट पे फील्ड 0 मिलेगी भैया। ये कितना डिस्टेंस होगा? x। ये कितना डिस्टेंस है? r। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है ना, r/√n-1। तो यहां पे n की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। n यहां पे क्या होगा? 2q/q, मैग्नीट्यूड वाइज कितना आएगा? 2। ठीक है ना, एक 2q है और एक का मैग्नीट्यूड है q, माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, n की वैल्यू कितनी है? 2। तो r/√2 - 1 इस डिस्टेंस पे 0 होगा। तो आंसर कौन सा टिक करना है? कह रहे बिटवीन आएगा, नहीं, बिटवीन नहीं है, ऑन द लेफ्ट ऑफ -q के लेफ्ट में। बिल्कुल सही बात है भाई, -q के लेफ्ट में है। ऑन द राइट ऑफ 2q के राइट में, यहां पे भी नहीं है। ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी नहीं होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस ये रही, इस लाइन के परपेंडिकुलर किसी जगह पे होगा, नहीं भाई, यहां पे 0 है। ऑन द लेफ्ट ऑफ -q, छोटे वाले चार्ज के पास, बाहर के पॉइंट पे। यहां पे क्या होता है? छोटे वाले चार्ज के पास अंदर, दोनों के बीच में, छोटे वाले चार्ज के पास। यहां पे क्या होता है? जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, सिमिलर टाइप के चार्जेस ना हो, तो भैया छोटे वाले चार्ज के पास बाहर। ठीक है ना, छोटे वाले चार्ज के पास कहां? बाहर। ठीक है ना, वहां पे क्या है? छोटे वाले चार्ज के पास अंदर की तरफ। ठीक है ना, यहां पे क्या है? छोटे वाले चार्ज के पास बाहर की तरफ। फील्ड आपको क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। दोनों की फील्ड एक दूसरे को क्या करेगी? कैंसल करेगी। ठीक है ना, कैंसल करेगी। मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है ना, सॉल्व तो नहीं करूंगा, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन मैं आपको विजुअलाइज करवा देता हूं कि भैया एक -q चार्ज है, एक 2q चार्ज है ना, इसको नाम दे देते हैं 1 का, इसको नाम दे देते हैं 2। अब P पॉइंट पे 1 की वजह से फील्ड, माइनस की वजह से, माइनस चार्ज की वजह से, इधर देखो, माइनस की वजह से फील्ड उसकी तरफ होती है। देख लो, माइनस की वजह से फील्ड उसकी तरफ होती है क्योंकि नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो माइनस की वजह से फील्ड उसकी तरफ होती है, माइनस की वजह से फील्ड उसकी तरफ होती है, और पॉजिटिव की वजह से फील्ड उससे दूर होती है। पॉजिटिव की वजह से फील्ड उससे दूर होती है, माइनस की वजह से फील्ड उसके पास, पॉजिटिव की वजह से फील्ड उससे दूर। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसल करेंगे, और नेट यहां पे फील्ड क्या मिलेगी आपको? 0 मिलेगी। ठीक है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां पे क्या मिलने वाली है? 0 मिलने वाली है। आई होप ये चीज आप समझ
पा रहे होंगे, ठीक है ना। कोई डाउट आपको इस चीज में नहीं आना चाहिए भाई। वही हिसाब किताब है जो हिसाब किताब फोर्स के लिए होता था, मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में बता रहा हूं। जो हिसाब किताब फोर्स के लिए होता था वही हिसाब किताब किसके लिए है, फील्ड के लिए है। कोई डिफरेंस नहीं है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। वही चीजें हम यहां पे भी कर रहे हैं। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर फिगर्स। कुछ रेगुलर फिगर्स मैं बनाऊंगा। रेगुलर फिगर्स वो होती हैं जिनकी साइड लेंथ बराबर होती है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, जिनकी सारी साइड्स बराबर हों उनको रेगुलर फिगर्स या रेगुलर पॉलीगन्स कहा जाता है, ठीक है ना। इसको ऐसा बोल सकते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स। तो उनके सेंटर पे फील्ड हम देखेंगे जब बहुत सारे चार्जेस हमारे पास रखे गए होंगे, तो उनके सेंटर पे फील्ड देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, एक ट्रायंगल है हमारे पास। उस ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्जेस रखे हुए हैं। उस ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्जेस रखे हुए हैं, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, ठीक है ना, चार्जेस रख दिए। बिल्कुल इसके सेंटर पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, इक्विलेटरल है, रेगुलर फिगर है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बिल्कुल इसके सेंटर पे यानी कि इसके सेंट्रॉइड पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है। तीनों चार्जेस से बराबर 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 दूरी होगी, ठीक है ना। यहां पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है और तीनों चार्जेस से बराबर बराबर दूरी है, ठीक है ना। यहां पे क्या है, स्मॉल क्यू, छोटा क्यू, ठीक है ना। और यहां पे कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, और बीच में क्या है, छोटा क्यू। चलो, ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर क्यों निकालने की आवश्यकता नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जितना भी ये डिस्टेंस होगा ये बराबर बराबर होगा, क्योंकि तीनों चार्जेस से बराबर बराबर दूरी पे होगा। बिल्कुल सेंटर पे चीज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बिल्कुल सेंटर पे चीज है, तो तीनों चार्जेस से बराबर दूरी पे होगी, ठीक है ना। अब यहां पे अगर हम इस चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करें, वो फोर्स 0 आएगा। सिमिलर तरीके से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आएगी। अभी बता रहा हूं आपको किस तरीके से सर, किस तरीके से, ध्यान से सुनिए, ठीक है, बहुत क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, प्लस क्यू और स्मॉल क्यू, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पे आऊंगा मैं, ठीक है ना। प्लस क्यू और स्मॉल क्यू एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है ना। प्लस क्यू और स्मॉल क्यू, ये फोर्स ऐसे लगेगा। प्लस क्यू और स्मॉल क्यू, ये फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है ना। ये फोर्स की वैल्यू होगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या, एक्स, ठीक है ना। ये के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर, तो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं क्या, एक्स। तो हर फोर्स एफ हो गया भाई। सारे फोर्सेस बराबर होंगे, इक्वल दूरी पे है, इक्वल डिस्टेंसेस हैं, इक्वल ही चार्जेस हैं सारे, तो फोर्स ऐसे बन गया, डायग्राम ये बन गई। कितने कितने डिग्री के एंगल हैं इनके बीच में, 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ध्यान से देखो। कितने कितने डिग्री के एंगल हैं इनके बीच में, 120, 120, 120। सर कैसे निकाले, 360 डिग्री को नंबर ऑफ साइड्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 3 साइड्स। सेंटर पे जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है,
उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 120 डिग्री। सारे एंगल 120 डिग्री के हैं। सर क्या ये मिलके नेट फोर्स जीरो बना रहे हैं? जीरो बनाएंगे ये नेट फोर्स बनाएंगे कितना? जीरो। कैसे? सुनो, एक बार के लिए इसको भूल जाओ, इस फोर्स को भूल जाओ, इन दोनों ऊपर वाले दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करो। ऊपर वाले दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करो, ठीक है ना? देखो 120 डिग्री है, ये हो गया 60, ये हो गया 60। इस फोर्स के कंपोनेंट करो F cos 60, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? F sin 60। सिमिलरली इसका भी बनेगा F cos 60, तो दो बार आ जाएगा F cos 60, ठीक है ना? और इधर भी आएगा F sin 60। F sin 60 और F sin 60 तो हो गए कैंसिल। ऊपर क्या बना भाई? ऊपर क्या बना? इन दोनों का रिजल्टेंट 2F cos 60। cos 60 होता है 1/2। F, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया? F। और नीचे भी क्या है? F। नीचे भी क्या है? F। तो F नेट कितना आ गया? 0 आ गया। ध्यान से सुन लो जो मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूं, ठीक है ना? इसको 0 करने के काफी तरीके हैं मेरे पास, ठीक है ना? सुन लो, 3 चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे गए हैं। उसके सेंटर पे एक छोटा सा चार्ज रखा गया है। उस छोटे से चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 आएगा। कैसे? सारे फोर्सेस बराबर होंगे, 120 120 120 डिग्री के एंगल पे आ गए, 360/3। जो ऊपर वाले दोनों फोर्सेस हैं इनका रिजल्टेंट निकाला मैंने, ऊपर वाले दोनों फोर्सेस का, वो आया 2F cos 60। 2F cos 60, तो 2F 1/2 और आंसर आ गया F। ऊपर वाले दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट F बन गया और नीचे भी F है, तो टोटल नेट फोर्स जो बन गया कितना बन गया? 0 बन गया, ठीक है ना? नेट फोर्स कितना बन गया? 0 बन गया। वैसे भी जब दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट वही आता है, उनका रिजल्टेंट वही आता है, ये बात याद रखनी है। रिजल्टेंट F ही आता है। कैसे? मान लो दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं। मान लो एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है A, और उनके बीच एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट होगा 2A cos of θ/2, ठीक है जी? तो यहां पे जो 2A cos थीटा कितना है? 120 डिग्री, तो ये बन गया 2A cos 60। cos 60 होता है 1/2, तो आंसर आ गया A। यानी कि रिजल्टेंट A के ही बराबर आ गया, यानी कि रिजल्टेंट A के ही बराबर आ गया भाई। यही चीज यहां पे हो रही है, दोनों फोर्सेस F हैं, 120 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट F ही आ गया। ये फॉर्मूला होता है अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, 2A cos θ/2, ठीक है ना? अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो फॉर्मूला है 2A cos θ/2, तो रिजल्टेंट यहां पे A के बराबर ही आ गया, ठीक है ना? यही चीज आपको याद रखनी है। यहां पे कभी भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स में अगर 120 डिग्री का एंगल होगा तो रिजल्टेंट वही आएगा जो वेक्टर है। इसीलिए यहां पे दो वेक्टर्स जिनके बीच में 120 डिग्री का एंगल था उनका रिजल्टेंट वही आया जो खुद एक वेक्टर है, मतलब इन दोनों के बराबर ही रिजल्टेंट आ जाएगा। F और F का रिजल्टेंट F ही होगा अगर दोनों F 120 डिग्री के एंगल पे होंगे। अगर दोनों F 120 डिग्री के एंगल पे होंगे तो उनका रिजल्टेंट वही आ जाएगा जो वो दोनों फोर्सेस हैं, ठीक है ना? जो वो दोनों फोर्सेस हैं, ये बात आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए।
यही चीज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी बोल सकते हैं। अब यहां पे चार्ज मत रखो, यहां पे चार्ज मत रखो सेंटर पे, ठीक है ना, मत रखो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंटर पे फील्ड की बात करो। देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है, इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, इसको 3 बोल देता हूं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो अवे होती है ऐसे, तो दैट इज E1, ठीक है ना। अब फोर्स मत बोलो क्योंकि यहां पे कुछ रखा नहीं हुआ, बस सिर्फ फील्ड कैलकुलेट हो रही है। 2 की वजह से, 3 की वजह से, ठीक है जी, और तीनों बराबर हैं, और तीनों क्या है, बराबर, ठीक है ना। तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी क्या बनेगी, 0 बनेगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी क्या बनेगी, 0 बनेगी। भाई वही हिसाब किताब है जो मैंने फोर्सेस के लिए बोला, बस यहां पे एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ था तो उस केस में फोर्स बोल दिया। अगर ये छोटा सा चार्ज नहीं रखा हुआ तो उस केस में क्या बोल दिया, इसको फील्ड बोल दिया। क्या एग्जाम्पल लिया है, ट्रायंगल का। क्या एग्जाम्पल लिया है, ट्रायंगल का। समझे भाई, दोबारा सुन लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे बराबर बराबर चार्ज रख दिए जाएं और उनके सेंटर पे एक छोटा सा चार्ज रख दिया जाए, तो उस पे, उस पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स 0 आएगा। या कोई चार्ज ना भी रखा जाए तो उस सेंट्रॉयड पे, उस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट करेगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। तो आप यहां पे इस जगह पे फोर्स भी 0 कह सकते हो, इस जगह पे फील्ड भी 0 कह सकते हो, क्योंकि फील्ड होती क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फील्ड एक तरीके का फोर्स ही तो है, बस फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज होता है। फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज वो फील्ड होती है। तो फोर्स 0 है तो भैया इस पॉइंट पे फील्ड भी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। इस जगह पे फील्ड 0 और फोर्स भी 0। ये तो बात हो गई जी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अच्छा, उसके बाद अगर स्क्वायर आ जाए तो Q Q Q Q, ठीक है जी। स्क्वायर है ये, चारों साइड बराबर, सारे वर्टिसेस पे बराबर चार्ज रखे गए हैं, रख दिए गए। यहां पे फील्ड पूछी गई आपसे, बहुत आसान है भैया, ये सारी फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। इसको मैं नाम देता हूं 1 2 3 4। 1 की वजह से फील्ड ऐसे होगी, देखो अवे। 2 की वजह से फील्ड ऐसे होगी, ठीक है ना। 1 की वजह से ऐसे, 2 की वजह से ऐसे, ठीक है ना। 3 की वजह से ऐसे, ये 3 की वजह से, 4 की वजह से ऐसे, ठीक है ना। ये फील्ड होगी 4 की वजह से। तो क्या ये चारों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, बिल्कुल करेंगी भाई। 1 की कैंसिल 3 से हो जाएगी, 2 की कैंसिल 4 से हो जाएगी, सारी फील्ड कैंसिल ईच अदर। अरे सारी फील्ड बराबर होंगी भैया, चार्जेस बराबर हैं, दूरी बराबर है। भैया एक बात बताओ, सेंटर की दूरी सारे चार्जेस से बराबर है? क्या सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है? तो क्या सारी फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा? बिल्कुल। ये इसको 1 3 को कैंसिल कर रहा है, 2 4 को कैंसिल कर रहा है, नेट फील्ड क्या हो गई, 0 हो गई। तो नेट फील्ड यहां पे भी क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। तो ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी सेंटर पे फील्ड आपको 0 मिली, स्क्वायर के अंदर भी 0 मिली। इसी तरीके से कोई भी रेगुलर फिगर हो, बस रेगुलर होनी चाहिए, जैसे रेगुलर पेंटागन है तो उसके भी वर्टिसेस पे अगर हम 5 चार्जेस रख दें तो सेंटर पे जो आपको फील्ड मिलेगी वो आपको 0 मिलेगी, पक्की बात। बस रेगुलर होना चाहिए, ठीक है ना। दिस शुड बी रेगुलर पेंटागन, दिस शुड बी रेगुलर पेंटागन।
रेगुलर पेंटागन, ठीक है ना, सारे एंगल बराबर मिलेंगे। इसमें एंगल कितने डिग्री के थे बेटा, ध्यान दो, 120 डिग्री के, 360/3। इसमें एंगल देखो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। 360 डिग्री को 4 से डिवाइड करो, 4 साइड्स है ना, 90 डिग्री, सारे एंगल इसमें 90 डिग्री के। इसमें कितने के होंगे, 360/5, 72 डिग्री, ठीक है जी, कितने डिग्री, 72 डिग्री। तो 72 72 72 72 72, ठीक है ना, हर एंगल जो है वो 72 डिग्री का है, ठीक है ना, हर एंगल जो है वो 72 डिग्री का है। तो रेगुलर पेंटागन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। हर वर्टिसेस पे बराबर चार्ज रखा गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई भी रेगुलर फिगर हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, नैनोगन, ठीक है ना, डेकागन, आगे जो भी होता है, डो डेकागन, पता नहीं क्या क्या होता है, सब में 0 होगा। तो आप यहां पे नोट करके हम लिखेंगे, ठीक है ना, नोट करके लिखेंगे। नोट करके क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन is 0 if all charges या charges placed, if charges placed at all vertices are equal, ठीक है जी। रेगुलर पॉलीगन के अगर सारे वर्टिसेस पे बराबर बराबर चार्ज रख दिए जाएं तो सेंटर पे फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है जी। इसको नाम दे देते हैं कुछ, टीबी कंसेप्ट, तनुज बंसल, बीमारी नहीं है, टीबी कंसेप्ट है, टीबी कंसेप्ट नाम दे दें, अच्छा ना लग रहा है, लगा बताना यार, क्या टीबी कंसेप्ट लिखना सही रहेगा इसको, वैसे तो नाम दे रहे हैं, कुछ भी नाम दे रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताना कि क्या ये सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। हाँ बताना है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, आपकी राय जानना चाहता हूँ। अच्छा नहीं लग रहा तो भी बता देना, ठीक है ना। हाँ ओके यार, आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये। ABC an equilateral triangle, charge plus Q are placed at each corner, the electric field and intensity at the center of the triangle। अरे कह रहे हर चार्ज पे, हर वर्टेक्स पे एक चार्ज Q रखा गया है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है सेंट्रॉइड पे, 0। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कैंसल, सीधा पुट करेंगे, अभी तो करा 0। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे चार्जेस बराबर हैं, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, है ना, बिल्कुल 0 मिलेगी भाई, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि 0 ना मिले। अच्छा जी, तो ये बात तो अब हमें क्रिस्टल क्लियर हो गई कि क्या हो रहा है। एक और सवाल है आपके लिए, ये होमवर्क सवाल है, ठीक है ना, ये होमवर्क सवाल है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही बेस्ड है, तो आपके लिए ये होमवर्क सवाल हो गया। अच्छा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले, ठीक है ना, हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क हो गया, और एक क्वेश्चन इधर देखो, ठीक है ना, मेरी तरफ से एक क्वेश्चन, टीबी क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, वैसे तो आपको पता ही है टीबी नाम ही यार बीमारी नहीं है, समझा करो बात को, है ना। हाँ, रेगुलर पेंटागन है,
रेगुलर पेंटागन है, एक वर्टेक्स पे चार्ज मिसिंग है, यहां पे चार्ज नहीं है, ठीक है ना, यहां पे चार्ज मिसिंग है, नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम ईच वर्टेक्स इज आर। हर एक वर्टेक्स का सेंटर से डिस्टेंस आर है, तो आपको बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है ना। ऑप्शन के क्यू बाय आर स्क्वायर, 2 KQ बाय आर स्क्वायर, 3 KQ बाय आर स्क्वायर, डी ऑप्शन 4 KQ बाय आर स्क्वायर। चार ऑप्शंस हैं, KQ बाय आर स्क्वायर, 2 KQ बाय आर स्क्वायर, 3 KQ बाय आर स्क्वायर, 4 KQ बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। चार वर्टेसिस पे चार्जेस रखे हुए हैं, पांचवें पे मिसिंग है, डिस्टेंस सारे आर हैं, सेंटर पे फील्ड बतानी है। एक बात तो क्लियर है, जीरो नहीं होगी, एक बात तो क्लियर है, जीरो नहीं होगी, तो चारों की वजह से निकालनी है, इन चार चार्जेस की वजह से निकालनी है। अच्छा, अब इसको आप पॉज कर लो और सॉल्व करना शुरू करो, मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है ना, मैं आपको सॉल्व यहां पे करवा रहा हूं इस चीज को। सुनिएगा, हम सॉल्व कैसे करेंगे, सुनो। हम ये कह रहे हैं कि भैया जी अरे हाँ ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि भैया इन चारों चार्जेस की वजह से जो फील्ड होगी उन सबकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, समझ पा रहे हो। सबकी फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग आएगी। देखो, इसकी फील्ड ऐसे जाएगी, ये चार्ज की, इस चार्ज की फील्ड ऐसे जाएगी, इस चार्ज की फील्ड ऐसे जाएगी, इस चार्ज की फील्ड ऐसे जाएगी, समझ पा रहे हो। अवे 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 अवे, पता नहीं किस तरफ डायरेक्शन जा रही है, तो इनका रिजल्टेंट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप तो हो जाओगे पागल। लेकिन हम पागल नहीं हैं, हम हैं थोड़े से समझदार, हम समझदारी यूज करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। अच्छा सर, समझदारी यूज करेंगे, आप आंसर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए, सुनो फिर। एक काम करते हैं, ट्रिक। ट्रिक क्या यूज करेंगे हम, ट्रिक ये यूज करेंगे, एक अलग से डायग्राम अभी क्यों बनाने की जरूरत है। ट्रिक ये यूज करेंगे कि यहां पे कुछ नहीं है ना, तो Q और माइनस Q अपनी साइड से रख दो, Q और माइनस Q अपनी साइड से रख दो, रख दिए भाई। जीरो था ना यहां पे चार्ज, मेरे को एक बात बताओ, चार्ज जीरो था कि नहीं था, तो क्या अभी भी जीरो है कि नहीं है, कोई फर्क पड़ा। जीरो की जगह अगर मैंने Q और माइनस Q रख दिया, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, लेकिन इससे हमारा काम हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अब देखो, एक बार के लिए माइनस Q को भूल जाओ, एक बार के लिए माइनस Q को भूल जाओ, एक बार के लिए ये समझो कि 5Q चार्जेस रखे हुए हैं, इनका नेट रिजल्ट तो आपको जीरो मिलता है ना, 5Q चार्जेस का नेट रिजल्ट तो आपको जीरो मिलेगा। क्यू 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 क्यू, पांचों Q चार्जेस का नेट रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। बचा क्या, माइनस Q, सिर्फ क्या बचा है, माइनस Q चार्ज बचा, यानी कि एक चार्ज बचा है भाई हमारे पास, ठीक है ना। पांचों इन चार्जेस Q का रिजल्ट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, ठीक है ना। पांचों Q चार्जेस का रिजल्ट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। बचा क्या है, माइनस Q, क्या बचा है, माइनस Q बचा है भाई।
सिर्फ माइनस क्यू बचा, पांचों का रिजल्ट 0 हो गया। बस अब इस माइनस क्यू की वजह से फील्ड निकाल दो, आपका काम हो गया। भाई बात तो एक ही हुई, यहां पे 0 था, कुछ भी नहीं था, यहां पे 0 था, कुछ भी नहीं था, मैंने क्यू और माइनस क्यू लगा दिए यहां पे। जब मैंने क्यू और माइनस क्यू यहां पे लगा दिए तो भैया एक क्यू तो मैंने इसके साथ ही ले लिया, चारों के साथ, उसका सबका रिजल्ट मिला के तो 0 हो गया, तो बच क्या गया, माइनस क्यू, बस बाकी सबका तो रिजल्ट 0 ही है। बस इसी के हिसाब से आंसर आ जाएगा। अब यहां पे सेंटर है, ठीक है ना, डिस्टेंस कितना है आर, डिस्टेंस कितना है आर, बस एक ही चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, एक ही चार्ज बचा है। कौन सा चार्ज बचा है, नेगेटिव चार्ज बचा है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड उसी की तरफ होती है। कितना आंसर आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही आपका आंसर। भाई एक ही चार्ज बचा था, भाई चार चार्जेस गिवन थे, चारों चार्जेस की जो फील्ड की डायरेक्शन थी वो अलग अलग थी, ठीक है ना, पांचवा चार्ज हमें दिया नहीं, तो कोई बात नहीं, हमने कहा कि पॉजिटिव क्यू और माइनस क्यू मान लो, पॉजिटिव क्यू इन सब के साथ एडजस्ट होके 0 बना दिया उसने, ठीक है ना। अब क्या बचा, सिर्फ एक माइनस क्यू बचा, माइनस क्यू की वजह से फील्ड उसी तरफ होती है, ठीक है ना, उसकी तरफ, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस सारे बराबर थे, के क्यू बाय आर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया भाई, खत्म, खल्लास, ठीक है ना। तो सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये 2 के क्यू है, 3 के क्यू है, 4 क्यू क्यू है, इससे कोई मतलब मैटर नहीं करता है ना। तो अब तो सीधा सीधा आंसर हमें मिल गया है। सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए कि भैया हम कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, समझे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो भाई, जब अकेले अकेले चार्ज होते हैं, ये Q1, ये Q2, Q3, इनको तो बोलते हैं डिस्क्रीट चार्जेस। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट, अकेले अकेले, सब अकेले हैं, सब अकेले हैं भाई, अकेले ही आए थे, आपको दुनिया से अकेले ही जाना है, अकेले हम, अकेले तुम, सब अकेले हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस में अलग अलग या अकेले नहीं होते, इकट्ठे होते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होता है भाई। पहला, लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, लीनियर मतलब लाइन, लीनियर मतलब लेंथ, क्या मतलब, लेंथ, लाइन, लेंथ या लाइन, लेंथ या लाइन। मान लो एक आपके पास एक रॉड है, उसको आपने पूरी तरीके से चार्ज कर दिया, तो उस रॉड पे पूरा चार्ज फैल गया, उस रॉड पे पूरा चार्ज फैल गया, ठीक है ना, उस रॉड पे पूरा चार्ज फैल गया, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। जैसे आपके पास एक रॉड है, ये मान लो एक रॉड है, इसको पूरा चार्ज कर दिया मैंने, पूरा चार्ज कर दिया, भगवान ना करे कि ऐसे चार्ज हो जाए और मुझे करंट लग जाए, दुआ करना भगवान से कि ऐसा ना हो, लेकिन हमने इसको चार्ज कर दिया पूरा, ठीक है ना, हमने इसको चार्ज कर दिया, प्लस 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 प्लस। तो क्या ये अलग अलग हैं, ये तो अलग अलग थे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अकेले अकेले हैं, तो इसमें पूरा चार्ज दे दिया, पूरी लाइन को चार्ज दे दिया, पूरी लाइन को चार्ज दे दिया भाई, इसे कहते हैं लीनियर चार्ज, या लाइन के अलोंग या लेंथ के अलोंग चार्ज। मान लो कि ये लेंथ है L, ठीक है ना, और इसको चार्ज दिया है आपने Q टोटल, तो टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, या लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, या इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्बडा से लिखा जाता है, लैम्बडा से, चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ या चार्ज बाय लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको बोलते हैं लैम्बडा। क्या बोलते हैं, लैम्बडा। जब चार्ज लाइन के अलोंग रेंज हो
कंटिन्यूअस हो, लाइन के लॉन्ग रेंज हो, अकेला अकेला ना हो। अकेले को क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। इकट्ठे को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में भी तीन टाइप होते हैं। पहला टाइप लीनियर। लीनियर मतलब लाइन या फिर लेंथ। पूरी लाइन को या पूरी लेंथ को चार्ज कर दिया, चार्ज बाय लेंथ को क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और उस वर्ड को क्या बोलते हैं? लैम्बडा। क्या बोलते हैं? लैम्बडा। समझे भाई? समझे? बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। या फिर इस पे अगर छोटा सा आप एक चार्ज ले लो, छोटा सा पोर्शन ले लो, कई बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है ना। छोटा सा पोर्शन ले लो, उसकी लेंथ ले लो dl, और वो छोटे से चार्ज को ले लो dq, ठीक है ना। लेंथ ले लो dl और छोटे से चार्ज को ले लो dq, ठीक है ना। तो dq बाय dl, dq बाय dl क्या बन गया? लैम्बडा। dq बाय dl क्या बन गया? लैम्बडा। छोटा चार्ज छोटी लेंथ, बड़ा चार्ज बड़ी लेंथ, बड़ा चार्ज अपॉन बड़ी लेंथ लैम्बडा। छोटा चार्ज ले लो, छोटी लेंथ ले लो, बात एक ही है, ठीक है ना। इसको भी आप लैम्बडा बोल सकते हो। एक अगर कभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमें करना पड़े, ठीक है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से मुझे पता है मेडिकल वालों के पसीने छूट जाते हैं भाई। जैसे ही उनसे वर्ड ले लो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उन्हें लगता है अरे सर क्या हो गया सर, हम तो बर्बाद हो गए सर, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे सर, ये हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हम इंटीग्रेशन अगर कभी करेंगे भी, हमें ज़रूरत पड़ेगी, वैसे तो बहुत कम पड़ेगी, ठीक है ना। जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना। मुझे भी शुरू में डर लगा करता था, लेकिन अब डर नहीं लगता, ठीक है ना। मतलब प्रैक्टिस की बात है यार, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, ठीक है ना। तो dq बाय dl, छोटा चार्ज छोटी लेंथ, dq बाय dl चार्ज पर यूनिट लेंथ या लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं क्या? लैम्बडा। ओके। दूसरी चार्ज डेंसिटी कौन सी होती है? दूसरी चार्ज डेंसिटी होती है जी सरफेस या एरियल चार्ज डेंसिटी। सरफेस या एरियल चार्ज डेंसिटी। इसमें जो चार्ज होता है वो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एरिया। चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है एरिया पे। जैसे एग्जांपल मान लो कि डिस्क है, कोई एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक डिस्क है, उस डिस्क पे पूरी डिस्क को हमने चार्ज कर दिया, तो पूरे एरिया को चार्ज किया है ना। पूरे क्या किया है? एरिया को चार्ज किया, तो चार्ज दे दिया Q। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके लिए वर्ड होता है सिग्मा। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या बोलते हैं? चार्ज अपॉन एरिया या चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज अपॉन एरिया या चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। ये भी हम कहीं ना कहीं इस चैप्टर में आगे यूज करेंगे। जो भी मैं आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं वो हम कहीं ना कहीं आगे यूज करेंगे। इनमें से जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पूरा चार्ज वॉल्यूम में छप जाता है, पूरा चार्ज वॉल्यूम में चला जाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे मान लो स्फीयर, सर्कल नहीं है स्फीयर है, ठीक है ना, स्फीयर है 3D है, तो इसमें पूरे में चार्ज भर दिया हमने, ठीक है ना, पूरे में चार्ज भर दिया, पूरे में, पूरे में चार्ज भर दिया भाई, पूरे में, ठीक है ना। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रोह, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको रोह बोलते हैं भाई, रोह,
ठीक है ना। जैसे मास डेंसिटी होती है उसको भी रो बोलते हो ना, तो इस चैप्टर में चार्ज डेंसिटी जो होती है आप उसको भी रो बोलते हो। कौन सी चार्ज डेंसिटी? वॉल्यूम वाली। वो जो डेंसिटी होती है जो आप मास में यूज करते हो वो होती है मास बाय वॉल्यूम, उसको भी रो ही बोलते हो। और यहां पे हम यूज करें चार्ज बाय वॉल्यूम, उसको भी आप रो ही बोल रहे हो, ठीक है ना। तो चार्ज बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर छोटे में देखना है तो डी क्यू बाय डीवी ऐसे भी बोल सकते हो, रो बोल सकते हो इसको। छोटा चार्ज अपॉन छोटा वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम या छोटा चार्ज बाय छोटा वॉल्यूम। यहां पे भी लिख सकते थे सिग्मा छोटा चार्ज अपॉन छोटा एरिया, ठीक है ना। छोटा चार्ज अपॉन छोटा एरिया, यहां पे छोटा चार्ज बाय छोटा वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे छोटा चार्ज अपॉन छोटा एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा, ठीक है ना। यहां पे क्या है? छोटा चार्ज अपॉन छोटी लेंथ यानी कि लैम्डा, या बड़ा चार्ज अपॉन बड़ी लेंथ यानी कि लैम्डा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो भाई, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे इससे पहले ये क्या है? डिस्क्रीट चार्जेस, अकेले अकेले अलग अलग। अब इसके बाद क्या कहानी शुरू हो गई? कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में तीन, या तो लेंथ में उसको बोलते हैं लैम्डा, या फिर एरिया में उसको बोलते हैं सिग्मा, या फिर वॉल्यूम में तो उसको बोलते हैं रो। तो इन्हीं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम अगले लेक्चर में पूरा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि किस किस तरीके से इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में टाइप तो हमने देख लिए, इनसे कौन कौन सी फिगर्स बन सकती हैं, कौन कौन सी फिगर्स इनके अंडर आती हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि भाई अगर पॉसिबल हो पाएगा तो उनको देखने की। धन्यवाद, बाय 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 बाय, टेक केयर। अरे वो तो लगा दूं, हाँ, धन्यवाद वाली स्लाइड तो लगा दूं। सिर्फ सर ऐसे ही सूखा ही धन्यवाद करके जा रहे हो हैं? स्लाइड तो लगाई नहीं आपने। थैंक यू, हाँ जी, थैंक यू। सर क्या गंदा सा मुंह बना रहे हो? है ही बेटा, ऐसा ही मुंह है यार, जैसा है वैसा ही रहेगा ना आप। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।